नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। यूपी के रण में तमाम सियासी दल के दिग्गज प्रचार के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। आज सियासत के सुपर संडे में नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे होने हैं। बीजेपी की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर में प्रचार करेंगे। खुर्जा समेत कई जगहों पर डोर टू डोर प्रचार करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कासगंज जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फिरोजाबाद में प्रचार करेंगे। स्मृति ईरानी ताजनगरी आगरा में मोर्चा संभालेंगी। मथुरा में हेमा मालिनी बीजेपी के लिए प्रचार करेंगी। तो कांग्रेस के लिए अभिनेत्री नगमा भी चुनावी मैदान में वोट मांगती नजर आएंगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बरेली, दिनेश शर्मा शाहजहांपुर में प्रचार करेंगे। वहीं विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव सैफई में प्रचार करेंगे। कांग्रेस चुनाव प्रभारी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मेरठ के हस्तिनापुर में रहेंगे और कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। तो एसपी, बीजेपी, बीएसपी का जिक्र करें, कांग्रेस का जिक्र करें, सभी के नेता मैदान में है प्रचार प्रसार के लिए। तो हम चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र करें या फिर हम अलग अलग नेताओं का, बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों ने भी प्रचार मैदान में ताल ठोक दी है। आज कौन कौन कहां प्रचार करेगा, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। बुलंदशहर में योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर में, राजनाथ सिंह कासगंज में, जेपी नड्डा फिरोजाबाद, अखिलेश यादव सैफई इटावा में प्रचार प्रसार करेंगे, पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। उसके बाद हम बात करें, लगातार मैदान में जो दिग्गज है तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह का हमने जिक्र किया, फर्रुखाबाद में भी रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य बरेली में, दिनेश शर्मा शाहजहांपुर, भूपेश बघेल हस्तिनापुर में प्रचार प्रसार करेंगे। उसके बाद आज महिला ब्रिगेड भी मैदान में है। स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी बीजेपी के लिए वोट मांगेंगी आगरा और मथुरा में, जबकि नगमा मथुरा का दौरा जो है उनका टला है, लेकिन प्रचार प्रसार वो करेंगी पार्टी के लिए। और भूपेश बघेल, जिनका हमने जिक्र किया था, हस्तिनापुर में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए सीएम योगी ने ताबड़तोड़ दौरे शुरू कर दिए हैं। आज सीएम योगी बुलंदशहर के खुर्जा और शिकारपुर दौरे पर रहेंगे। दोपहर करीब 12 बजे सीएम बुलंदशहर के खुर्जा पहुंचेंगे, जहां जो है वो एक कोविड अस्पताल जाएंगे। पहले उसका निरीक्षण करेंगे, इंतजामों का जायजा लेंगे। इसके बाद सीएम योगी खुर्जा महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और फिर इसके बाद शिकारपुर पहुंचेंगे, जहां वो प्रबुद्ध वर्ग से संवाद करेंगे। पहले चरण में 10 फरवरी को बुलंदशहर का हम जिक्र करेंगे। किन किन सीटों पर चुनाव होगा, यानी कि मतदान आपको दिखाते हैं। सिकंदराबाद, बुलंदशहर, उसके बाद हम बात करें, जब जिला बुलंदशहर का जिक्र करें, सिकंदराबाद, सियाना, अनूपशहर, जहां पर 10 फरवरी को वोटिंग होनी है। तो आप महत्वपूर्ण कितनी है ये समझ सकते हैं। शिकारपुर, डिबाई, खुर्जा, प्रचार प्रसार नेताओं का जो हो रहा है, जिस तरह से सीटें चुनी गई हैं, आप इसे बखूबी समझ भी सकते हैं। तो ये बुलंदशहर का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो बुलंदशहर दौरे को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया, कहा, आज मैं मां गंगा यमुना की अविचल बहती धाराओं के मध्य स्थित बुलंदशहर के महाभारत कालीन ऐतिहासिक धरा पर आप सबके बीच रहूंगा। सबके बीच रहूंगा वो कहते हैं। और जिस प्रकार गंगा बिना भेदभाव सबका कल्याण करती है, उसी प्रकार भाजपा ने भी जाति मजहब की दीवारों को तोड़कर बुलंदशहर का समग्र विकास किया है। पहले की सरकारों में बुलंदशहर का किसान सम्मान और सुविधा से वंचित था, लेकिन भाजपा सरकार ने किसानों का मान बढ़ाया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत तकरीबन 3,86,680 कृषकों को 558 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि दी गई है। आर्थिक संबल प्रदान किया गया है। खुशहाल किसान हमारी प्रतिबद्धता है। पहले की सरकारों में हाशिए पर जा चुके बुलंदशहर की नायाब शिल्पकारी के प्रतीक सिरेमिक उत्पादों को भाजपा सरकार ने यूपी ओडीओपी के माध्यम से बढ़ावा दिया। शिल्पकारों को 51 करोड़ से अधिक ऋण प्रदान किया व कांच, लकड़ी, कपड़ा सहित अनेक उद्योगों को बढ़ावा देकर उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई। उधर टिकट बंटवारे के बाद समाजवादी पार्टी में कई जगहों पर बगावत देखने को मिल रही है। अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में बाहुबली रमाकांत यादव को टिकट मिलने से पूर्व प्रत्याशी श्याम बहादुर यादव ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। समाजवादी पार्टी ने फूलपुर पवई से रमाकांत यादव को प्रत्याशी बनाया, जिन्हें बदलने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा हमीरपुर में भी समाजवादी पार्टी में बगावत सामने आई है। टिकट न मिलने से नाराज मनोज प्रजापति साइकिल छोड़कर कमल थाम चुके हैं। बहराइच में भी समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। बहराइच में कुल 7 विधानसभाओं में 5 पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, जिसके बाद टिकट को लेकर
सपा में प्रत्याशियों का विरोध शुरू हो गया है। पार्टी से नाराज कार्यकर्ता सपा के झंडे जला रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष पर टिकट आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। टिकट को लेकर समाजवादी पार्टी में बगावत लगातार देखने को मिल रही है। तो सालों मेहनत करने वाले नेताओं का यही आरोप होता है कि उन्हें टिकट की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दी गई है। अब ये नाराज नेताओं को आप देख लीजिए, टिकट पर टकराव शुरू हो गया। श्याम बहादुर यादव आजमगढ़ से, मनोज प्रजापति नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और फिर इस तरह की नाराजगी जो है वो कुल मिलाकर नुकसान भी पहुंचाती है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम इस बारे में बात करेंगे कि जमीन पर अभिषेक क्या तस्वीर है फिर इस नाराजगी के बाद। जी जीनत, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है और रमाकांत यादव पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में से एक है। और 2014 में ये नेताजी मुलायम सिंह यादव के समकक्ष चुनाव लड़े थे और कड़ी टक्कर उनको दिए थे। और इनकी लोकप्रियता को, इनकी बाहुबल और इनके वर्चस्व को देखते हुए ही अखिलेश ने एक बड़ा दांव चला था। और वर्तमान में जिस सीट से बीजेपी का एकमात्र विधायक आजमगढ़ में है रमाकांत यादव, उसी को मात देने के लिए अखिलेश ने बड़ा दांव खेला था कि रमाकांत यादव अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो जाति समीकरण अपने वर्चस्व के बदौलत जो है यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब होंगे और एकमात्र सीट जो बीजेपी की है वहां से बीजेपी को नाकामी हासिल होगी। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने अनाउंस किया कि आजमगढ़ की पावनी सीट से रमाकांत यादव प्रत्याशी होंगे, वहां के पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव, जिनका रमाकांत यादव से पुरानी अदावत चली आ रही है, दोनों पक्षों में काफी बार पूरी संघर्ष भी हुआ है, वो अब आमने सामने हो गए हैं और करीब सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कल पार्टी कार्यालय पर आते हैं और जिला अध्यक्ष को अपनी इस्तीफा सौंप देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर ये बगावत आगे भी चलता रहा तो आजमगढ़ में रमाकांत यादव को ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी को भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। कारण कि इसके बगल के दीदारगढ़ सीट पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां बसपा के कद्दावर नेता सुखदेव राजभर के बेटे को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। वहां पर एकमात्र मैनार्टी का चेहरा आदिल शेख थे और उनके टिकट में मिलने से मैनार्टी के लोगों में नाराजगी है। तो वहीं फैजाबाद की बात करें तो वहां भी इसरार अहमद जो है टिकट की मांग कर रहे थे और आलम बदी को टिकट दिया गया है। नाराजगी न सिर्फ आजमगढ़ में, हमीरपुर से भी कुछ ऐसी खबर आई। उमाशंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमाशंकर, हमीरपुर में क्या नाराजगी, जरा बताइएगा। जीनत, मैं बता देना चाहता हूं कि जो अभी हाल में ही टिकट हुए हैं, क्योंकि भाजपा ने अभी तक यहां पर पत्ते नहीं खोले थे। भाजपा ने लगातार यहां पर प्रत्याशी के कयास लगाए जा रहे थे कि हमीरपुर सदर सीट से निश्चित तौर पर कोई बीजेपी का नेता ही यहां पर आएगा और मैदान पे उस पर समर्थन होगा, लेकिन अभी तक कोई पत्ते नहीं खोले थे। लगातार इस पर कयास लगाए जा रहे थे कि निश्चित तौर पर नया प्रत्याशी होगा, लेकिन अभी हाल में ही यहाँ पर जो सपा के पूर्व नेता रहे और पूर्व 2017 में लगातार चुनाव जीते थे, लड़े थे और लड़ने के बाद दूसरे नंबर पर रहे थे मनोज प्रजापति, उन्होंने बगावत की, उनको टिकट नहीं मिला, उसकी जगह पर राम प्रकाश प्रजापति को टिकट दे दिया गया। तो इसमें उन्होंने बगावत की और भाजपा का दामन थाम लिया है। तो निश्चित तौर पर ये एक पार्टी के लिए नुकसान भी होगा, क्योंकि लगातार हुए माना जा रहा है उनकी पृष्ठभूमि भी सपा में लगातार रही है, क्योंकि पिताजी भी लगातार विधायक रहे और पहले भी बसपा में रहे, उसके बाद सपा में भी रहे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तौर पे सपा के एक कट्टर नेता माने जाते थे मनोज प्रजापति, उन्होंने भाजपा में ज्वाइन कर लिया है और सपा से बगावत की है। तो इसका असर निश्चित देखने को मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ पर प्रत्याशी उतारा गया राम प्रकाश प्रजापति वो नया है। अभी 2 साल पहले उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि 2 साल पहले ही राजकीय कर्मी थे, वन विभाग में रेंजर के पद पर तैनात थे और उनके रिटायर होने के बाद वो उन्होंने सपा का दामन थामा है, तो उनको टिकट मिला है। तो ये एक निश्चित तौर पे यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए राज विधानसभा क्षेत्र की, वहाँ भी नया कैंडिडेट चंद्रवती वर्मा को भी मैदान पर उतारा है, तो ये सपा के लिए एक नई चुनौती होगी। बिल्कुल, किसी भी सीट से अगर प्रत्याशी नाराज होता है यानी टिकट मिलने के बाद जो उम्मीद कर रहा था, तो पार्टी को नुकसान यकीनन माना जाता है वो पहुंचाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और समाजवादी पार्टी में बगावत अब नजर आ रही है अलग अलग सीटों पर। और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है आज, और आज सभी नेता जो हैं उन्हें ट्वीट करके याद कर रहे हैं। अमित शाह ने उन्हें नमन किया। ट्वीट कर अमित शाह ने कहा, महात्मा गांधी जी ने हर भारतीय के हृदय में स्वदेशी, स्वभाषा और स्वराज की अलख जगाई है। उनके विचार और आदर्श सदैव हर भारतवासी को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आज पूज्य बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि देता हूँ। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और उन्हें नमन किया।
उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सत्य एवं अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर वो नमन करते हैं। गांधी जी का आशीर्वाद, आदर्श जीवन एवं उनके कल्याणकारी नियमों का जिक्र करते हमें सदैव राष्ट्र एवं समाज की सेवा हेतु प्रेरित करते रहेंगे, ये वो अपने ट्वीट में जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी हम जिक्र करेंगे। एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी, वो ये कह रहे हैं सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे, लेकिन जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। ये राहुल गांधी ट्वीट करके उन्हें याद कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है बापू को नमन किया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के महानायक, सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। आपके द्वारा स्थापित उच्च मानवीय मूल्यों और आदर्शों का एक अनुसरण करते हुए हम सभी राम राज्य की संकल्पना को साकार करेंगे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के महानायक को वो याद करें, यानी कि गांधी जी को। और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का भी हम जिक्र करेंगे। उन्होंने भी बापू को याद किया। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर वो याद कर रहे हैं। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के उनके विचार आज भी देश के विकास का आधार हैं और ये कतार है, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी स्वावलंबी बनाने की क्षमता रखते हैं, वो ये बात कह रहे हैं। तो सभी नेता अपने तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य ने भी उन्हें याद किया। मथुरा की छाता विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी, और ये निर्मम हत्या की सूचना अत्यंत पीड़ादायक है, दिवंगत आत्मा को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। ये जो है वो किसी और विषय पर ट्वीट कर रहे हैं। ये हम आपको बता रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक बीजेपी उम्मीदवार के प्रस्तावक की हत्या पर ट्वीट किया, दुख जताया है। अब सियासी खबरों की अगर हम बात करें तो ये एक बड़ी खबर आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा में बीजेपी उम्मीदवार के प्रस्तावक की हत्या पर दुख जताया। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, मथुरा की छाता विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मी नारायण के घनिष्ठ सहयोगी रामवीर की निर्मम हत्या की सूचना अत्यंत पीड़ादायक है। दिवंगत आत्मा को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि और परिजनों और समर्थकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। तो ये उन्होंने ट्वीट किया जो हम आपको दिखा रहे हैं। और लता मंगेशकर कई हफ्तों से अस्पताल में भर्ती हैं और देश भर में उनके लिए जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। दरअसल कोविड संक्रमित होने के बाद लता मंगेशकर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके स्वास्थ्य में जल्द सुधार की कामना के साथ ही अयोध्या में हवन किया गया। महंत परमहंस दास ने लता मंगेशकर के लिए महामृत्युंजय मंत्रों का जाप और यज्ञ किया। तो लता मंगेशकर स्वर कोकिला, उनकी तबीयत खराब चल रही है और इस वजह से अलग अलग जगहों पर उनके लिए पूजा की जा रही है और यहाँ पर भी हवन किया गया लता मंगेशकर के। खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। 5 आतंकी ढेर हुए हैं। जैश का टॉप कमांडर जाहिद वानी भी ढेर हुआ है। अलग अलग मुठभेड़ में ये मारे गए हैं आतंकी। मारे गए आतंकियों में एक पाकिस्तानी, बडगाम और पुलवामा में जो है ये मुठभेड़ हुई है और एक पाकिस्तानी है मारे गए आतंकियों में। ये जानकारी जो है आ रही है, शुरुआती जानकारी। 5 आतंकी ढेर हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव लगता था। आनंद नरसिम्हन ने पहले एपिसोड में दिखाए गए नीलकंदन नायर के साथ बातचीत की। आइए कुछ नजर डालें। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के सफर में हम कई नायाब बच्चों से मिले। कुछ नए नए आविष्कार कर रहे थे और कुछ पुरानी प्राचीन कलाओं में निपुण थे। ऐसे ही एक यंग जीनियस थे नीलकंठन नायर। आइए उनसे पूछते हैं कि उनका इस सफर में जुड़ने का एक्सपीरियंस कैसा था। नीलकंठन, नमस्कारम। നമസ്കാരം. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ബൈജൂസ് യങ് ജീനിയസിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്? അടിപൊളിയായിരുന്നു. എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ബോംബെ വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ബോംബെയിൽ വന്നപ്പം എനിക്ക് വിദ്യുജമലിനെ കാണാമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അത് ബോംബെ വന്നപ്പോൾ സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്.
ഏതായത് ഏറ്റവും ജാസ്തി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? എനിക്ക് ഉറുമി വിഷയമാണ്. ജംവാൽ സാർ ഓർമ്മിച്ചതോ? അതിന് ஞாபகம் ഉണ്ടോ? എനിക്ക് വിദ്യുജാമലിനെ കാണണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. പിന്നെ വിദ്യുജാമലിനെ കാണുന്നതിന് എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് പോലായിരുന്നു. പിന്നെ വിദ്യുജാമലിനെ കണ്ട് വിദ്യുജാമൽ എനിക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയും തന്നു. അത് തന്നെ എനിക്കൊരു വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഇപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ആ, ചെയ്യാറുണ്ട്. നീലകണ്ഠന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ പറഞ്ഞോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഷോല വരാൻ പോവാന്ന്? ആ, പറഞ്ഞു. वेरी गुड नीलकंठन, ऑल द वेरी बेस्ट। नीलकंठन नायर का कहना है कि उनको विद्युत जामवाल से मिलना उनका सपना था, वो उनके हीरो हैं और जब वो उनसे वहाँ मिले तो उनको ऐसा लगा कि उनका सपना सच हो गया और साथ ही उसके बाद वो अचंभित इस बात से रह गए कि विद्युत जामवाल ने उनके साथ कलर ही किया।